प्रिय छात्रों, आज का टॉपिक है बीए तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए। सामान्यतः जो विषय है वो विषय यद्यपि अन्य विज्ञानों में भी सम्मिलित है। सांख्यिकी के कुछ विधियां हैं, उनका प्रयोग लेना है और उसमें भी जो विधि को उपयोग में लाया गया है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का मान करके एक विधियां हैं, उनको उपयोग में लाया जा रहा है। सामान्यतः भूगोल और सांख्यिकी के बीच में ये आंकड़ों का क्या संबंध है, क्यों उसको उपयोग में लेके आते हैं, तो जनरली इस विषय में अपन दो तीन चीजों पर केंद्रित रहते हैं। एक तो अपना विषय सामान्यतः जलवायु से संबंधित है, अपना विषय आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है, अपना विषय सामाजिक क्रियाओं से संबंधित है और अपना विषय ह्यूमन या मानव से रिलेटेड या पर्यावरण से रिलेटेड क्रियाओं से भी संबंधित है। जब किसी स्थान पर कोई चेंज होता है या कोई प्रवृत्ति में कोई इफेक्ट आता है या उसमें क्या परिवर्तन हुआ या उस परिवर्तन का क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए हमें उनका आकलन करना पड़ता है और आकलन करने के पश्चात उसका हमें उसके ऊपर जो भी कार्य करने होंगे वो उस पर कार्य करते हैं। तो आकलन करने के लिए क्या किया जाए, तो आकलन करने के लिए मान लीजिए किसी स्थान पर हमें जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव का तापमान से संबंध जोड़ना है या तापमान का प्रभाव या वर्षा के प्रभाव को कृषि से संबंधित जोड़ना है या इस प्रकार, तो किस प्रकार से ये जो सभी है वो सभी मुख्यतः आंकड़े बेस है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग संबंधित स्थान पर जाएंगे, आंखों से ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसका ऑब्जर्वेशन करने के बाद रिजल्ट निकालेंगे कि यहां पर अमुक प्रभाव पड़ा और यहां पर अमुक प्रभाव। तो इसके लिए हम लोगों से मिलेंगे और लोगों से मिलने के बाद कुछ इस प्रकार के टेबल्स या कुछ इस प्रकार के सारणियों को निर्माण करेंगे और सारणियों को निर्माण करने के बाद उसे आंकड़ों में व्यक्त करेंगे और फिर इन आंकड़ों को हम लोग अपने स्तर पर उसका एनालिसिस करेंगे। तो क्लियर बात यह है कि मान लीजिए ये आंकड़े कैसे हम लोग कलेक्ट करेंगे, तो कलेक्ट करने के लिए मैंने एक दो तीन तरीके बताए कि आप आंकड़ों को कलेक्ट करने के लिए हम सामान्यतः ये डाटा जिसे कहते हैं, इनको कलेक्ट करने के लिए दो प्रकार के मेथड उपयोग हुए, जिसके और इसी मेथड के अनुसार इनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े। अब बात आती है कि प्राथमिक आंकड़े किसे कहेंगे और द्वितीयक आंकड़े किसे कहेंगे। तो प्राथमिक आंकड़े ऐसे आंकड़े जो रॉ मटेरियल यानी कि सामान्यतः किसी से साक्षात्कार या प्रश्नावली या अन्य जो प्रत्यक्ष रूप से पूछे जाने पर और उसके आंसर आने के बाद जो हम आंकड़े डाटा कलेक्ट करते हैं वो सभी रॉ मटेरियल यानी कि इन्हें कच्चे आंकड़े के नाम से भी जानते हैं और इनका उपयोग या इन्हें कच्चे आंकड़े के रूप में भी जानते हैं और प्रत्यक्ष रूप से इसके उपयोग में लेके आते हैं। दूसरे ऐसे आंकड़े जो किसी के द्वारा प्रायोजित हो, प्रायोजित से तात्पर्य वो सरकारी आंकड़े भी हो सकते हैं, किसी संगठन के आंकड़े भी हो सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जारी किए हुए आंकड़े भी हो सकते हैं, यानी कि इसको पहले किसी ने इनको डेवलप किया हो या किसी ने इनको बनाया हो और बाद उसको पब्लिश किया हो या उसके द्वारा किसी संस्था के द्वारा हो, राज्य सरकार के या बुक में हो, तो इस प्रकार के जो आंकड़े वो कहलाएंगे द्वितीयक आंकड़े। अब आंकड़े तो अपने पास आगे आंकड़ों को करना होता है टेबुलेशन, इसका सारणीकरण करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक ही गांव के 20 परिवारों को लिया और 20 परिवारों में बच्चों की संख्या ली, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल ये A, B, C, D, E, F, G, H, I
J K L M N O P Q R S और ये T लिया मैंने। अब ये व्यक्ति है, इनके बच्चे मान लीजिए 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 5 है, 2 3 4 1 3 2 3 5 6 1 2 3 4 4 5 और 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 व्यक्ति है, इनके ये बच्चों की संख्या है। ये कितने परिवार है या व्यक्तियों है या परिवार कह सकते हैं इनको, और इन परिवार के ये बच्चे हैं। अब आप क्या करेंगे, या तो आप इन्हें सीधे रूप में लिख देंगे। जब इनको सीधे रूप में लिखेंगे तो सीधा सा तरीका ये एक प्रकार की नई, और या आप इनके ग्रुप में डिवाइड करेंगे। अध्ययन की सरलता और अपने पर्पज के अनुसार आप उनको टेबुलेशन या सारणीकरण करेंगे, और सारणीकरण करने के बाद उसका आप एनालिसिस करेंगे कि क्या उसका इफेक्ट पड़ा है या क्या उसके उपयोग में लाया गया। इसमें ध्यान रखिए, ये सीधे सीधे परिवार है उसको। अब टेबुलेशन करने का या सारणी करने का भी 3 रूप आते हैं। फर्स्ट, जिस रूप में आंकड़े आपके पास प्राप्त होते हैं वो उसका टेबुलेशन, जैसे इसमें मैंने किसी व्यक्ति के लिए मतलब ये इस एक का परिवार है, उसके 2 बच्चे हैं, तो ये व्यक्ति है, और इस कारण उसको व्यक्तिगत श्रेणी के नाम से भी कह सकते हैं या व्यक्तिगत श्रेणी के नाम से जाना जाएगा। दूसरा, व्यक्तिगत श्रेणी में कोई भी आंकड़े उसका खुद का व्यक्तित्व इफेक्ट हो या व्यक्तित्व उसका। अब यहां पर परिवार हो सकता था, किसी का नाम हो सकता था, किसी स्थान हो सकता था, तो इस प्रकार से वो जो आंकड़े होंगे वो व्यक्तिगत श्रेणी में। अब तो व्यक्तिगत श्रेणी की पहचान यही है कि आप उसमें किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो। व्यक्ति से तात्पर्य यह नहीं कि व्यक्ति हो, वह स्थान भी हो सकता है, पर्टिकुलर प्लेस भी हो सकता है, या उस कोई ग्रुप भी हो सकता है, इस प्रकार से। तो ये जो ग्रुप है वो ग्रुप को डिवाइड कर रखा है 3 श्रेणियों में। एक तो कहलाएगी आपकी व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी जो श्रेणी आती है वो खंडित श्रेणी, और तीसरी जो श्रेणी आएगी वो कहलाएगी अखंडित श्रेणी या कंटिन्यूअस या सतत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। अब मैं इसी ग्रुप को यदि सीधा सीधा मैं नाम लिख देता हूं, ये A B C D E F और G, तो ये तो है X और ये है, सॉरी इसमें ये तो हो गया F और ये हो गए X, यानी कि F से तात्पर्य जो एक पर्टिकुलर जिसका ग्रुप है वो। अब A के बच्चे कितने हैं, ये तो परिवार है और ये इनके बच्चे हैं। तो जैसे 2 5 3 5 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में हमने ए परिवार के 2, तो ये किसी करके एक ग्रुप हो गया इसका, मतलब व्यक्तिगत के हिसाब से इसका। दूसरा खंडित श्रेणी में हम लोग इसके ग्रुप बांटते हैं। ग्रुप से तात्पर्य कि बच्चों के अनुसार परिवार कितने हैं। तो 2 बच्चों वाले कितने परिवार है, 3 बच्चों वाले कितने परिवार है, 4 बच्चों वाले कितने परिवार है,
5 बच्चों वाले कितने परिवार है, तो एक पर्टिकुलर समूह या ग्रुप में डिवाइड करेंगे और ग्रुप को जो उसका वेरिएशन है उसके अनुसार निकाल। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अधिकतम आंकड़े कितने हैं, न्यूनतम 1 है और अधिकतम 6 है, तो अपन इसका 1 के अंतराल में ऐसा भी कर सकते हैं। तो जैसे इस टेबल ऐसे टेबल बनाई, ये ग्रुप बनाया और इसमें अपन ने यहां पर x रखा और x रखने के बाद 1 2 3 4 5 6 और ये 6 तक ही थे अपने पास, अधिकतम संख्या 6 है। अब आपको टैली करना है कि एक संख्या वाले कितने परिवार है, मतलब एक बच्चे वाले कितने परिवार है, 2 बच्चे वाले कितने परिवार है, 3 बच्चे वाले कितने परिवार है, उसके सामने है। इसके लिए क्या करेंगे कि जो जो बच्चे आ रहे हैं, मान लीजिए एक जैसे ये एक, यहां पर आप टैली कर दीजिए और इसकी आवर्ती लिख दीजिए, ये टैली और इसकी ये फ्रीक्वेंसी आवर्ती जैसे कहते हैं एफ, और ये एक की लाइन खींची 1, फिर ये इधर से काटा ये लाइन। 2 के कितने बच्चे हैं, तो 1 2 3 4, तो यहां पर भी क्या लिखेंगे 1 2 3 और ये 4। 3 के कितने बच्चे हैं, 3 वाले कितने परिवार है, 1 2 3 4 और 5, तो 1 2 3 4 और 5 को कर देंगे क्रॉस 5। 4 के कितने परिवार है, 4 बच्चों वाले कितने परिवार है, तो 4 बच्चों वाले 1 2 और 3 परिवार, तो 1 2 और 3 परिवार हो जाएंगे। 5 बच्चों वाले कितने परिवार है, तो 1 2 3 और ये 4, तो 1 2 3 और ये 4, और 6 के वाले कितने परिवार है, 1 और ये 2, तो यहां पर 1 और ये 2। तो इस प्रकार से इन सभी की संख्या इनकी संख्या के बराबर ही होगी। तो अपने आप तो कितने हुए, 2 2 4 5, 5 के बाद 3 4 और आपके 2, तो 2 और 6 3 9 और 9 9 18 2 20, यानी कि टोटल परिवार कितने थे, 20 थे। अब आप देखिए कि 3 बच्चे वाला परिवार कितने हैं, 5 है, तो अपने आप उसकी आवर्ती वो निकल गई। अब ठीक यही इसमें क्या होता है कि खंडित श्रेणी में हम लोग ग्रुप का डिवाइड करते हैं और इसमें ग्रुप से संबंधित यानी कि 1 से लगाकर, अब आप ग्रुप का क्राइटेरिया एक्स का क्राइटेरिया होगा, मतलब एक्स में यही एक्स अर्थात इसके ग्रुप श्रेणी जो परिवार, मतलब तो 1 से लगाकर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से ये 5 से 6 कितने ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 है, तो और ये 6 से 7, क्योंकि अपन जितने ग्रुप है उसकी संख्या उसमें आ जाएगी। ठीक है, तो अपने यहां पर तो एक वापिस वही संख्या आएगी, टैली कीजिए, एक क्रॉस और ये आपके 2, संख्या वही की वही रहेगी, 2 4 5 3 4 और ये 2 एफ। तो ये इस प्रकार से इसकी संख्या भी 20 ही आएगी, संख्या इसी की 20 ही आएगी। तो ये जो अपन इसमें सॉरी मैंने एक गलती, इसमें थोड़ी सी मैंने गलती कर दी। ये जो ग्रुप का निर्धारण क्योंकि 0 से 1 करेंगे, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, ये इस प्रकार से ग्रुप का निर्धारण हो जाएगा अपने आप, यह लिमिट है।
तो ये 3 श्रेणियों में अपने आप उसका डिवाइड। तो अपन ध्यान रखिए, आप देखते ही नजर आ जाएगी, यहां पर किसी का नाम है, यहां पर एक लिमिट है, यहां पर ग्रुप है। ये इस प्रकार से 3 श्रेणियों में हम लोग किसी भी श्रेणी को, टेबल को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद फिर इसका उपयोग में लेके आएंगे कि वो टेबल किस रूप में है और उसका पर्पज कैसे है, उसको कैसे रूप में, उसको कैसे रूप में या किस रूप में उपयोग में लेके आनी है। अब बात आती है कि अपने जो सिलेबस में 3 ही चीजें ले रखी है, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो अपने जो सिलेबस में सबसे पहले जो समांतर माध्य की गणना करनी है, तो इसके लिए जो मेथड है समांतर माध्य की गणना कैसे की जाए, तो इसके लिए मैं आपको